बिहार को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि पिछले 2 दशक से ज्यादा उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ सेवा की। अब राज्यसभा जा रहे हैं और जो नई सरकार बनेगी उसको नीतीश कुमार पूरा सहयोग देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था और जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सही समय पर बीजेपी नीतीश की जगह अपना सीएम बनाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल और उनकी बेदाग छवि की तारीफ करते हुए कहा कि एक बार फिर केंद्रीय राजनीति में उनका स्वागत है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू अब खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भी यही किया था। पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। बिहार में चल रहे राजनीतिक गतिविधियों का अपडेट लेते हैं संवाददाता शैलेंद्र साहिल से। शैलेंद्र, बताइए अब बिहार में कौन सीएम बनेगा और किसका नाम आगे चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए बिहार के सियासी गलियारे में यही चर्चा है कि आखिर अब अगला सीएम कौन होगा बिहार का। कई नाम हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात कर लें तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी हैं। लेकिन अब फैसला चूंकि बीजेपी को लेना है और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी भी जो भी फैसला लेगी उसमें सहमति नीतीश कुमार की भी जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बिहार और बिहार के विकास से जुड़े रहेंगे, बिहार के हित के लिए वो काम करते रहेंगे। मतलब साफ है, उन्होंने मैसेज दिया है नीतीश कुमार ने कि यदि वो भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं लेकिन बिहार और सरकार जो है वो कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो जरूर वो देखते रहेंगे। और बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार के मर्जी के खिलाफ कोई निर्णय ले, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद से यह निर्णय लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार की पसंद बीजेपी में कौन कौन से नेता हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। सम्राट चौधरी की हम बात कर लें या फिर अन्य जो नेता हैं उनकी बात कर लें, तो उन नेताओं के साथ साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि आखिर जो जातीय समीकरण नीतीश कुमार ने जो बनाया है, जो एनडीए का एक वोट बैंक का आधार है और इस चुनाव में जो बड़ी जीत दिलाई जिस जातीय समीकरण ने, उस समीकरण को कैसे साध के रखा जाए, इसलिए उस चेहरे पर भाजपा दांव लगाएगी जो नीतीश कुमार के लवकुश और अति पिछड़ा समीकरण को एक साथ लेकर के चल सके। तो इस परिस्थिति में कहा जा सकता है कि अब चूंकि निर्णय बीजेपी को लेना है और बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन होगा ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है, अमित शाह को तय करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मंथन जारी है। और आज भी जब अमित शाह यहाँ आए तो चर्चा इस बात पर जरूर हुई होगी तमाम पार्टी के नेताओं नीतीश कुमार से। जी
जी शैलेंद्र, बिल्कुल। तो सबकी नजर रहेगी इसी बात पर कि अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली चले नीतीश कुमार, किसका होगा बिहार? जरूर देखिए शाम 7:57 पर। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने गृह राज्य बिहार से राज्यसभा में जाएंगे। उन्होंने आज रामनाथ ठाकुर, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और सुदेश राम के साथ नामांकन का पर्चा भरा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। नितिन नबीन पटना के बांकीपुर से 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि नितिन नबीन अब संसद और केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। हम आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में नितिन नबीन की राष्ट्रीय राजनीति में सरप्राइज एंट्री हुई थी। उन्हें बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ईरान और इजराइल के बीच वार और पलटवार लगातार जारी है। जहां ईरान ने इजराइल पर रात में बड़ा हमला किया, तो इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर स्ट्राइक कर दी और ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में ईरान के हमले की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। कई मिसाइलें एक साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरी। तेल अवीव में जोरदार धमाके हुए और उसके तुरंत बाद भीषण आग भड़क उठी। तेल अवीव के आसमान में काले धुएं के गुब्बारे उठते दिखाई दिए हैं। हमले के दौरान पूरे शहर में लगातार सायरन बजते रहे। लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों और बंकरों में जाने की सलाह दी गई। ईरान ने इजराइल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें दागी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तेल अवीव के किराए इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जहां इजराइल का रक्षा मंत्रालय है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया है। ईरान से जंग के बीच इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू विमानों का वीडियो भी जारी किया है। इजरायली फाइटर जेट आसमान में फॉर्मेशन उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आईडीएफ की तरफ से जारी किए इस वीडियो के ऊपर यह लिखा गया है, ऑन अवर वे टू मेक हिस्ट्री। तेहरान में अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बाद का ये जो मंजर सामने आ रहा है, शहर के कई हिस्सों में तबाही के निशान दिख रहे हैं। आसपास धुआं, टूटी हुई इमारतें और नुकसान की तस्वीरें बता रही है कि हमला कितना भयंकर होगा। इजराइल और ईरान के बीच हुई भीषण बमबारी के बाद अब तेल अवीव में कैसे हालात है, बता रहे संवाददाता संजय सूरी। यहाँ टेल अवीव में, यहाँ इजराइल में सायरन पिछले 24 घंटों में कुछ कम सुनाई दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमले हैं ईरान की ओर से समाप्त हो चुके हैं, हमले जारी हैं, लेकिन कुछ संख्या कम हुई जा रही है। और अमेरिका के सेंट्रल कमांड का ये दावा है कि अब 86% हो गई है ईरान से मिसाइल फेंकने की कैपेसिटी पहले 2 दिन की तुलना में। पहले 2 दिन में काफ़ी यहाँ पे हमले हुए। पहले ही दिन टेल अवीव में एक मिसाइल फेंका गया और एक औरत की जान गई। अगले दिन यहाँ से टेल अवीव से करीब 20 मील दूर बीट शलम में मिसाइल गिरा, 9 लोग मर गए जो कि एक शेल्टर में छुपे बैठे थे। तो ये हमले जो पहले 2 दिन में हुए, इतने भयंकर हमले अभी हुए नहीं हैं। और अगर जहां हुए हैं तो उससे जाने नहीं गई, क्योंकि अब काफ़ी मिसाइलों को रोका गया है। देखने की बात यह है कि इसका कारण क्या है। 2 कारण हो सकते हैं। या तो अमेरिका का सही कहना है कि इस ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी है उसे समाप्त किया जा रहा है, इतनी वहाँ पे गोलाबारी फेंकी जा रही है, इतने हमले हो रहे हैं कि वहाँ पर उनके पास कैपेसिटी ही नहीं रही मिसाइल लॉन्च करने की। दूसरी ओर ये भी संभव है कि ईरान काफ़ी मिसाइल को छुपा के बैठा है और अपने समय धीरे धीरे लॉन्च करेगा, देख के कि कब क्या करना है। क्योंकि एक जो संख्या है कम है, एक सीमा है संख्या की मिसाइल्स की, ईरान के लिए भी और इधर अमेरिका और इजराइल के लिए भी। तो यहाँ अमेरिका और इजराइल की ये कोशिश है कि शुरुआत में खूब ज़बरदस्त हमला किया जाए ताकि पूरी तरह से तबाही हो जाए ईरान के मिसाइल कैपेसिटी की। दूसरी ओर से अवश्य ईरान का ये इरादा रहेगा और ये स्ट्रेटजी रहेगी कि उनको कुछ हद तक बचा के रखें। तो ये समाप्त होते हैं, कम होते हैं या इनकी संख्या बढ़ती है, ये निश्चित तौर से अभी कहना असंभव है।
अब आपको बता दें, ईरान संकट का असर सिर्फ खाड़ी देशों की उड़ानों तक सीमित नहीं है। यूरोप और कनाडा जाने वाली फ्लाइट्स की इकोनॉमी सीटों के लिए स्पॉट फेयर अब करीब 1.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच गया है, जबकि कई रूट्स पर नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के विकल्प लगभग खत्म हो गए हैं। अहम रूट्स पर इस वक्त क्या किराए चल रहे हैं, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। ईरान संकट का असर सिर्फ गल्फ देशों के हवाई किराए पर नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे कनाडा, यूरोप या अमेरिका के जो किराए हैं वो भी इससे खास से प्रभावित हुए हैं। खासतौर पे इसलिए क्योंकि जितने यूरोपियन डेस्टिनेशंस हैं वो अगर भारत से जो फ्लाइट्स हैं वो गल्फ के रूट्स को ही लेते हैं, और चूंकि यहाँ का एयर स्पेस इस वक्त काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अब इन्हें लंबे रास्ते को लेना पड़ रहा है, इसलिए किराए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। साथ ही बहुत सारे जो एयरलाइन हैं उन्होंने तात्कालिक रूप से अपने जो फ्लाइट्स की संख्या है उसे भी कम की है, जिसका असर आपको साफ देखने को मिल रहा है। इनमें से लगभग सभी रूट्स पर आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं मिलेंगी, और जो लेओवर के साथ फ्लाइट्स हैं उसमें लंबे लेओवर्स हैं, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे तक के लेओवर हैं, और वो टिकट काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स की अगर बात करें तो अगर आप दिल्ली से टोरंटो की 6 मार्च की फ़्लाइट देखते हैं, इकोनॉमिक फ़्लाइट, तो यहाँ पर भी नॉन स्टॉप आपको उपलब्ध नहीं दिख रहा है। अबू धाबी लेओवर के साथ एक एतिहाद का की फ़्लाइट उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम कम से कम 2,32,000 का किराया देना पड़ेगा वन वे के लिए। एयर इंडिया की फ़्लाइट इस दिन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले दिन यानी कि 7 मार्च को उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम किराया देना पड़ेगा। दिल्ली लंदन रूट की अगर बात करें, 6 मार्च को इकोनॉमी का अगर आप देखें तो एक लुफ्तांसा का मस्कट लेओवर के साथ एक फ़्लाइट उपलब्ध है, और ये है 1,40,000 इसकी इकोनॉमी की जो फेयर है वो रखी गई है। साथ ही 10 मार्च तक एयर इंडिया की इस रूट पर सभी उड़ानें फुल हैं। 11 मार्च का अगर आप किराया देखें तो 3,30,000 का किराया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आप दिल्ली पेरिस रूट की बात देखें, नॉन स्टॉप फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, मस्कट लेओवर के साथ एक फ़्लाइट उपलब्ध है ओमान एयर की, लेकिन इसके लिए मिनिमम आपको 1,60,000 का किराया देना पड़ेगा। इस रूट पर एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स 13 मार्च तक सोल्ड आउट हैं। अगर आप एम्स्टर्डम रूट की बात करें, यहाँ भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, स्विस एयर की एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए का किराया देना पड़ेगा, और इस रूट पर भी एयर इंडिया की सभी फ़्लाइट्स 12 मार्च तक के लिए फुल देखने को मिलेगी। तो यानी कि अधिकतर आप देखें तो नॉन स्टॉप फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, और जो नॉर्मल फेयर है उसके मुकाबले 200%, 300% तक ज़्यादा इस वक्त किराए पहुँच चुके हैं। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। ग्लोबल टेंशन के बीच बाजार ने शानदार कमबैक किया है। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही है। बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छा खासा रीबाउंड जो है वो हमें देखने को मिला। अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो वो भी हमें आज सेंटिमेंटली पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। वही रिफ्लेक्शन आज बाजार में देखा गया है। इनफैक्ट सेकेंड हाफ की बात करी जाए, आखिरी 1 घंटे की बात करी जाए तो वहां पे एक अच्छी खासी रिकवरी बाजार में आती हुई दिखाई दी है। सेंसेक्स में करीब करीब 900 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी भी वहीं पे करीबन 300 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बैंकिंग में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, बाकी के सारे जितने ही सेक्टर्स थे आईटी को छोड़ के, वहां पे जो अच्छी खासी खरीदारी है आज के सत्र में देखी गई है। देखिए, आईटी केवल एक ऐसा पैक है जहां पे हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन डिफेंस शेयर्स में सेकंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, इनफैक्ट जो मॉर्निंग तक हमें इन रेड कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और मेटल में अच्छा खासा जो मोमेंटम है आज के सत्र में देखा गया है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात यहां पे करी जाए तो आइए देखते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक। अडानी पोर्ट्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स पे काफी ज्यादा हमें जो इन्फ्लुएंस था वो भी होता हुआ दिखाई दिया है वॉर का, लेकिन उसके बाद काफी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिन्होंने अपने यहाँ पे स्टांस रखा है, उसके बाद ये जो तेजी है वो देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात कर ली जाए तो आईटी पैक आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई थोड़ा सा आज जो है दबाव दिखाता हुआ मार्केट में पेश हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पे कमजोरी का सत्र बनता हुआ दिखाई दिया है। मेटल्स में इनफैक्ट आज अच्छी खासी तेजी है। एल्यूमिनियम के चलते जो ये रिफ्लेक्शन है वहां पे सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दिया है। नाल्को, हिंडाल्को और वेल्सपन कॉर्प अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट में अगेन हम आईटी के बारे में ही चर्चा कर लेंगे। आईटी में जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया। कल के सत्र में हमने देखा था कि आईटी लीड करता हुआ नजर आया था, लेकिन आज वापस से हायर लेवल से एक जो गिरावट है वो चालू हो गई है। एम्फेसिस, कोफॉर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम और इसके अलावा बाकी के अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स भी देखेंगे आईटी में तो वहां पे भी जो प्रेशर है वो देखा गया है, लेकिन एक लंबे ब्रेक के बाद बाजार में आज एक रीबाउंड आता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक अच्छी बात है।
इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भिड़ेंगी। आपको बता दें, इससे पहले 2022 और 2024 में दोनों के मैच हुए और एक जीत दोनों को मिली। सेमीफाइनल जीतने के बाद दोनों टीमों ने फाइनल भी जीता। भारत की टीम छठी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। टीम इससे पहले 2007, 2014, 2016, 22 और 24 में भी टॉप 4 टीमों में जगह बना चुकी है। टीम ने 5 में से 3 सेमीफाइनल जीते भी है। अब आपको बता दें, नेपाल में आज आम चुनाव के मतदान हो रहे हैं। साल 2025 में विरोध प्रदर्शनों के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। 2275 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। नेपाल के 7 प्रांत कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, करनाली और सुदूर पश्चिम में एक साथ मतदान हो रहे हैं। चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नेपाल कांग्रेस के नेता गगन थापा भ्रष्टाचार खत्म करने और रोजगार बढ़ाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा काठमांडू के लोकप्रिय मेयर रहे बालेन शाह इस चुनाव के नए और चर्चित चेहरे हैं, जिनकी युवाओं और शहरी मतदाताओं में अच्छी पकड़ मानी जा रही है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।